बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के हवाले से लेक्चर नंबर 8 है। इस लेक्चर में हम जो चीज़ें कवर करेंगे इसमें देखेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, कमेंट्स देखेंगे, नेम्स, कॉन्स्टेंट्स और प्रोग्रामिंग स्टाइल। तो चलते हैं जी हम अपने लेक्चर की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज की टॉपिक में हम आज के लेक्चर में 4 टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे: स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, कमेंट्स, नेम कॉन्स्टेंट्स और प्रोग्रामिंग स्टाइल। तो पहले टॉपिक की तरफ आते हैं जी, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। स्कोप ऑफ वेरिएबल से मुराद ऐसा एरिया, प्रोग्राम का एरिया है जहाँ पे हम जो है ना अपने जो वेरिएबल्स हैं उसको डिक्लेयर करते हैं, और ये ऐसे एरिया भी कहलाते हैं जहाँ से वेरिएबल्स को आप एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इस लिहाज से स्कोप ऑफ वेरिएबल से मुराद प्रोग्राम का वो वाला हिस्सा है जहाँ पे आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं या प्रोग्राम को में वेरिएबल को एक्सेस करते हैं या एक्सेस किया जा सकता है, उसको हम स्कोप ऑफ वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये 3 टाइप्स की होती हैं: लोकल वेरिएबल्स, स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल्स, स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स और स्कोप ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स। सबसे पहले जी लोकल वेरिएबल्स। स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल्स क्या है? जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं ये जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि लोकल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होती हैं जो कि फंक्शन के अंदर जो यूज़ होते हैं, इसको फंक्शन में यूज़ किया जाता है। ये इस फंक्शन के लिए इसको डिक्लेयर किया जाता है। तो लाजमी तौर पे लोकल वेरिएबल्स हम उसी फंक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे जिस फंक्शन के लिए इसको डिक्लेयर किया जाएगा, और इसका जो स्कोप होगा उसी वेरिएबल के विद इन वेरिएबल्स ही होगा, उसी वेरिएबल्स के अंदर होगा जहाँ पे इसको इस फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर किया जाएगा। तो अगर हम ऐसा वेरिएबल्स जो कि स्कोप के अंदर नहीं है, यानी कि जिस वेरिएबल के लिए इसको डिक्लेयर किया गया उसके अलावा किसी और वेरिएबल के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो फिर क्या करेगा, कंपाइलर जो वो सिंटैक्स एरर जनरेट कर देगा। और इसके अलावा ये जो इसके लिए जो लोकल वेरिएबल्स हैं, इसके लिए इसका जो लाइफ टाइम है ये तब स्टार्ट होता है जब ये उस वेरिएबल्स के अंदर या उस फंक्शन के अंदर एंटर होता है, जब जहाँ से इसको ये वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, जिस वेरिएबल के अंदर इसको जिस फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर किया जाता है। तो जब ये वेरिएबल्स के अंदर एंटर होता है तो फिर आपका लोकल वेरिएबल की लाइफ जो स्टार्ट हो जाती है, और ये लाइफ इसकी उस वक्त तक रहती है जब तक ये जो आपका जो कंट्रोल है वो उस फंक्शन से आउट नहीं हो जाता या एग्जिट नहीं हो जाता जिस फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर किया जाता है। तो यानी कि लोकल वेरिएबल्स उस वक्त डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं जब आपका जो कंट्रोल है उस फंक्शन से एग्जिट होता है, यानी कि निकल आता है। और ये जो और जब ये लोकल वेरिएबल्स एंड होती हैं, जब इसके यानी कि वेरिएबल्स का जो लाइफ टाइम है वो ख़त्म होता है, तो जो भी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो इनएक्सेसिबल हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी या उसको हम एक्सेस नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट है जी ग्लोबल वेरिएबल्स। स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स ये क्या है? ग्लोबल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होती हैं जिनको हम डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम के तमाम फंक्शंस के लिए। यानी कि अगर आपके पास एक प्रोग्राम है उसके अंदर बेशुमार फंक्शंस हैं, एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस हैं, तो उसके लिए फिर हम ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे। अगर हम एक ही वेरिएबल को तमाम फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसको जब हम डिक्लेयर करेंगे तो वो ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाएंगे। और ऐसे वेरिएबल जो कि तमाम प्रोग्राम के तमाम फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं उसको ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। और ये जो वेरिएबल्स हैं ये प्रोग्राम की किसी भी पार्ट से, किसी भी हिस्से से इसको एक्सेस किया जा सकता है। और ये आमतौर पे जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स होती हैं इसको मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर किया जाता है। यानी कि आप इसको जब मेन फंक्शन स्टार्ट होने वाला होता है, मेन फंक्शन से पहले जो है ना आप इसको ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं, और फिर ये जो मेन फंक्शन के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे उन तमाम के लिए ग्लोबल वेरिएबल्स यूज़ हो सकते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल्स तब तक प्रोग्राम में मौजूद रहते हैं या मेमोरी के अंदर मौजूद रहते हैं जब तक ये आपका प्रोग्राम जो वो चलता रहता है या रन होता रहता है। यानी कि ये ग्लोबल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होती हैं कि जब तक ये आप प्रोग्राम रन होता रहेगा तो ये वेरिएबल्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, तब तक ये मौजूद रहेंगी, इसकी वैल्यूज़ मौजूद रहेंगी। इसी तरह जी तीसरी टाइप्स है जो स्टैटिक वेरिएबल्स है। तो इसका देख लेते हैं, स्कोप ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स देख लेते हैं वो क्या होता है।
सेम लाइक लोकल वेरिएबल्स, इसका स्कोप भी स्टैटिक वेरिएबल्स भी जो है वो लोकल वेरिएबल्स की तरह ही होती हैं, और इसका स्कोप भी लोकल वेरिएबल्स की तरह ही होता है, क्योंकि ये विद इन फंक्शन इसको जो वो क्रिएट किया जाता है या डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये उसी ही फंक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं जिस फंक्शन के लिए इसको डिक्लेयर किया जाता है। तो इस लिहाज से इसका जो स्कोप है वो भी लोकल वेरिएबल की तरह ही होगा, ये भी लोकल वेरिएबल की तरह ही ट्रीट होगा, और ये उसी फंक्शन के अंदर ही जो है ना यूज़ होंगे जिस फंक्शन के लिए इसको डिक्लेयर किया जाएगा। और ये जो इसका जो स्टैटिक वेरिएबल्स है, इसका जो लाइफ टाइम होता है वो ग्लोबल वेरिएबल्स की तरह होता है, और हमेशा स्टैटिक वेरिएबल्स को उस वक्त मेमोरी के अंदर क्रिएट किया जाता है जबकि आप फंक्शन को फर्स्ट टाइम यानी कि पहली दफ़ा उसको कॉल करते हैं, जब भी आप फंक्शन को जो है ना वो यूज़ करते हैं, फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं, तो उस वक्त ये स्टैटिक वेरिएबल्स जो है वो यूज़ होता है। और स्टैटिक वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान चेंज नहीं होती, ये स्टैटिक रहती हैं। ये तो था जी हमारा स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कमेंट के हवाले से डिटेल में जाना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ब्रीफली थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कमेंट्स होते क्या हैं। कमेंट्स प्रोग्राम की ऐसी लाइंस को कहते हैं जो कि एग्जीक्यूट नहीं होती। जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो जो आपकी ये कमेंट्स वाली लाइन जो वो एग्जीक्यूट नहीं होती, बल्कि कंपाइलर जो है उसको इग्नोर कर देता है, और ये आपके एग्जीक्यूटेबल जो प्रोग्राम होता है उसका ये हिस्सा भी नहीं होते। और कमेंट्स जो है वो आपके प्रोग्राम के साइज़ पे, जो आपका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है उसके साइज़ पे अफेक्ट नहीं करते, ये उस पर असरअंदाज नहीं होते, उसका साइज़ इससे कोई भी उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ये जो कमेंट्स होते हैं ये आपकी जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि इस कमेंट को यूज़ करके आप प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और कमेंट्स ऐसे नोट्स होती हैं जो कि आपके कोड्स के हवाले से डिफरेंट लाइन्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि उस कोड के मकसद को बयान करते हैं कि आपने ये कोड या ये वाली कोडिंग लाइन किस मकसद के लिए लिखी है। तो कमेंट्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो कि आपकी आसानी के लिए बेहतर हो। कमेंट्स जो है वो आप प्रोग्राम में दो तरीक़ों से इसको आप अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड कर सकते हैं, और इसको कहीं पे भी लिखा जा सकता है। वो कौन कौन से दो तरीके हैं? एक तो सिंगल लाइन कमेंट्स और दूसरा कौन से मल्टी लाइन कमेंट्स। जो सिंगल लाइन कमेंट्स है वो कौन से कमेंट्स होती हैं वो देख लेते हैं। ये जो सिंगल लाइन कमेंट्स होती हैं ये ऐसे कमेंट्स होती हैं जिसको आप अपने प्रोग्राम के अंदर डबल स्लैश, ये सिंबल है जी डबल स्लैश, इसको यूज़ करते हुए आप इसके अंदर जो है वो इन कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। और आप अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी आप कुछ भी लिखेंगे, कोई भी चीज़ अगर आप लिखती हैं तो आप अगर डबल स्लैश की राइट साइड पे जो भी लिखेंगे वो आपकी कमेंट तस्वर होगी, और इसको जो है ना वो कंप्यूटर का आपका जो कंपाइलर है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान इसको इग्नोर कर देगा, इसको छोड़ देगा, इसको रीड नहीं करेगा। अब बात करते हैं जी मल्टी लाइन कमेंट्स की। मल्टी लाइन कमेंट्स ऐसी कमेंट होती हैं जिसके अंदर आप बैक स्लैश जो बैक स्लैश मल्टीप्लिकेशन साइन या इसको आप स्टार साइन भी आप कह सकते हैं, और ये अगर आप इसको इंसर्ट करते हैं तो ये आपके मल्टी लाइन कमेंट्स कहलाती हैं। तो हमेशा आपके जो मल्टी लाइन कमेंट्स हैं वो बैक स्लैश स्टार से स्टार्ट होंगे, और इसी तरह आपके जो मल्टी लाइन कमेंट्स है वो आपके कहाँ पे एंड होंगे, वो स्टार बैक स्लैश से एंड होंगे। तो यानी कि ये आपका स्टार्टिंग सिंबल है कमेंट का मल्टी लाइन के लिए, और ये आपका क्लोजिंग सिंबल है कमेंट के लिए। तो ये इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे वो मल्टी लाइन कमेंट्स कहलाएंगे। अगर आप एक से ज़्यादा लाइन्स पे कमेंट्स करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थे जी आपके कमेंट्स को यूज़ करने के दो मेथड, एक सिंगल लाइन कमेंट मेथड और एक मल्टी लाइन कमेंट मेथड। तो आप दोनों को यूज़ करते हुए जो है अपने C++ प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कमेंट्स ऐसी लाइंस होती हैं जिसको कंपाइलर जो वो इग्नोर कर देता है, इसको रीड नहीं करता, और ना ही ये आपके एग्जीक्यूटेबल जो प्रोग्राम होता है उसके साइज़ पे अफेक्ट करते हैं।
तो आपको जो कमेंट्स है वो अपने प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करती हैं। और ये जो आपकी कमेंट्स होती हैं ये ऐसी लाइंस होती हैं जो कि आपकी कोडिंग के हवाले से आपको यह बताती हैं कि ये इस कोड को का मकसद ये है। तो ये आपकी पर्पस जो है उसको डिफ़ाइन करती है। ये तो था हमारा दूसरा टॉपिक। बात करते हैं जी तीसरे टॉपिक की। तीसरा टॉपिक है जी कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दरमियान जो है वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बल्कि ये आपकी जो कॉन्स्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है, जो क्वांटिटी होती है जो कि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दरमियान चेंज नहीं होती। कॉन्स्टेंट्स की बेसिक C++ के अंदर 2 टाइप्स हैं। एक तो होते हैं जी लिटरल कॉन्स्टेंट, इसकी आगे मज़ीद जो है वो 4 टाइप्स हैं। और दूसरी जो टाइप है इसकी है जी सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स। सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स ऐसे नेम को कहते हैं जो कि चेंज नहीं हो सकता। ये ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ऐसे कॉन्स्टेंट्स का नाम होता है जो कि चेंज नहीं हो सकते। तो इसी तरह हम इसको मज़ीद थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिटरल कॉन्स्टेंट्स की। तो लिटरल कॉन्स्टेंट्स की जैसे कि मैंने आपको बताया 4 टाइप्स हैं। इंटीजर कॉन्स्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। तो सबसे पहले जी इंटीजर कॉन्स्टेंट्स कौन से होती हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसको आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको मैं 1 by 1 करके मज़ीद जो है फिर अगेन जो वो डिस्क्राइब कर देता हूँ। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स एक ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं जो कि फ्रैक्शन पॉइंट या डेसिमल पॉइंट के बगैर होती हैं। इसके अंदर ये पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और ये नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। तो इसकी एग्जांपल कैसे क्या क्या है जी, 67 है, -16 है, 900, ये इसकी जो है इंटीजर कॉन्स्टेंट्स की एग्जांपल्स है। नेक्स्ट जी दूसरी टाइप जो है वो जी फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स। फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स एक ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं जो कि फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट के साथ होती हैं, और ये भी वे जो वैल्यूज़ हैं ये बहुत प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। ये वैल्यूज़ नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी, 50.68f और -16.54 और आगे 5600.67L। तो यहाँ पे जो ये देखें जी इशारिये वाली वैल्यूज़ हैं, इसमें भी इशारिया, इसमें भी इशारिया और इसमें भी इशारिया। तो ऐसी वैल्यूज़ जो कि डेसिमल पॉइंट रखती हैं या फ्रैक्शन रखती हैं, ऐसी वैल्यूज़ को हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ कहते हैं। और यहाँ पे जो f है ये फ्लोट, इसकी यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट्स जो फ्लोटिंग पॉइंट्स के जो वेरिएबल्स हैं वो भी आपको पता है कई टाइप्स की हैं। उसमें ये f है ये फ्लोट को डिफाइन कर रहा है, फ्लोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे l है ये लॉन्ग को डिफाइन वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस लिहाज से ये सारी आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ की एग्जांपल्स हैं। थर्ड है लिटरल कॉन्स्टेंट्स में कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं कि कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स ऐसे यानी कि कोई भी कैरेक्टर जो कि आप सिंगल कोटेशन के अंदर आप लिखती हैं तो उसको कैरेक्टर कॉन्स्टेंट कहेंगे। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं जी, ये देखिए जी सिंगल कोट है, ये ए है, इसी तरह सिंगल कोट ये स्मॉल बी है, इस तरह सिंगल कोट ये 9 है और इस तरह सिंगल कोट $। तो यहाँ पे आप देखें कि कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स ऐसे कॉन्स्टेंट्स जो तमाम किस्म के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर, इसमें अपर केस लेटर्स भी अल्फ़ाबेट्स भी आ सकती हैं, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, स्पेशल साइंस भी हैं। इसमें ये सारे जो है वो आपके कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स कहलाएंगे जो कि आप सिंगल कोट्स के अंदर से आप जिसको भी आप लिखेंगे। इस तरह जी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स के स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स ऐसे कॉन्स्टेंट्स होती हैं, ये ऐसे सेट ऑफ कैरेक्टर्स होती हैं जिसको आप डबल कोटेशन के अंदर आप लिख सकते हैं या लिखती हैं। तो जैसे कि ये डबल कोट्स है और इसके अंदर आपने पाकिस्तान लिख दिया है तो ये आपकी क्या हुई, स्ट्रिंग कांस्टेंट हुआ। इस तरह 4 5 6 7 ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल, ये भी डबल कोट्स के अंदर है तो ये भी आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट की अनदर एग्जांपल है। इसी तरह जना स्पेस रोड है, ये भी डबल कोट्स के अंदर है तो ये भी आपका क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो ये इसकी एग्जांपल सी। ये तो सी 4 टाइप्स जो है वो आपकी लिटरल कांस्टेंट्स की।
अब नेक्स्ट बात करते हैं सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं कि सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स क्या चीज़ है। सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि चेंज नहीं हो सकते, यानी कि ऐसे कॉन्स्टेंट जिसको आप कोई मखसूस कोई किसी वैल्यू को आप उसका कोई मखसूस नाम दे देते हैं और वो जो है वो चेंज भी नहीं होता। और ये सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स जो है ना वो ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आपके प्रोग्राम के अंदर फ्रीक्वेंटली जो है वो यूज़ होती हैं। ऐसी वैल्यूज़ जिसको आप अपने प्रोग्राम के अंदर फ्रीक्वेंटली बार बार यूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स जो वो यूज़ करते हैं। सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स को हम दो तरीक़ों से डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला मेथड है जी कांस्टेंट क्वालिफायर, और दूसरा आपका जो मेथड है वो है डिफाइंड डायरेक्टिव। तो 1 करके कांस्टेंट क्वालिफायर और डिफाइंड डायरेक्टिव को देख लेते हैं। सबसे पहले जी कांस्टेंट क्वालिफायर। कांस्टेंट क्वालिफायर क्या होता है? कांस्टेंट क्वालिफायर जो है वो कांस्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। और कांस्टेंट को आप जो है ना कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? दो चीज़ें आपने इसमें देनी होती है कांस्टेंट क्वालिफायर में। एक तो उसका नाम देना होता है, उसका नाम स्पेसिफाई करना होता है, दूसरा उसकी डाटा टाइप बतानी होती है कि अगर आप ऐसा कोई कांस्टेंट आप कांस्टेंट क्वालिफायर आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपने दो चीज़ें जो है ना वो आपने प्रोवाइड करनी होती है। एक तो उसका नाम देना होता है, दूसरा उसकी डाटा टाइप बतानी होती है। और कांस्टेंट क्वालिफायर के अंदर जो है वो आप इसमें क्या करते हैं, हमेशा तौर पे जब भी आपने इसको इनिशियलाइज़ करना है तो साथ ही आपने उसको इनिशियलाइज़ करने के साथ ही आपने उसको जो है वो वैल्यू दे देनी होती है। और ये जो वैल्यू होती है ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान चेंज नहीं होती, बल्कि ये क्या रहती है, स्टैटिक रहती है। तो इसका सिंटैक्स क्या है जी, इसको यानी कि आप कैसे जो स्पेसिफाई कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसको डिक्लेयर करने का सिंटैक्स ये है कि इसके लिए आप ये कीवर्ड यूज़ करेंगे CONSTT कॉन्स्ट स्पेस डाटा अंडरस्कोर टाइप और आगे ये आइडेंटिफायर और स्पेस देके इक्वल साइन और आगे वैल्यू दे देंगे आप। तो इसकी ये एग्जांपल देख लेते हैं, आपको इसको ज़्यादा दौर पे आप समझ सकेंगे। ये देखिए जी कॉन्स्ट और आगे डाटा टाइप है। डाटा टाइप आपकी कौन सी है जी, आपने जैसे डाटा टाइप्स प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी हैं, तो इसमें यहाँ पे हम रखते ये इसकी डाटा टाइप रखते हैं जी यहाँ पे इंट डाटा टाइप है और आगे आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं जो कि कीवर्ड ना हो। तो ऐसा कोई भी नेम जो आप यूज़ करते हैं उसको आप आइडेंटिफायर कहते हैं। तो यहाँ पे आपने आइडेंटिफायर कौन सा यूज़ कर दिया, एन नाम रख लिया इसका, और स्पेस इज इक्वल टू 145। यानी कि आपने इस एग्जांपल से ये होगा कि इसको इस मेथड से ये होगा एग्जांपल को कि आपने एक इंटीजर वैल्यू बनाई है, उसका नाम आपने रखा है एन, और एन के अंदर आपने 145 एक वैल्यू है 145 इसको इसके अंदर स्टोर कर दिया है। और ये जो वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि ये कभी भी चेंज नहीं होगी। ये प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट होगा तब तक ये वैल्यू उसके अंदर जो है सेम एज इट इज़ रहेगी। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये तो था जी आपका कांस्टेंट क्वालिफायर। आगे बात करते हैं जी डिफाइंड डायरेक्टिव की। ये दूसरा मेथड है जी सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिक्लेयर करने का, डिफाइंड डायरेक्टिव। डिफाइंड डायरेक्टिव जो है वो डिफाइंड डायरेक्टिव भी जो है वो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब जबकि ये भी जो है वो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें डिफाइंड डायरेक्टिव और कांस्टेंट क्वालिफायर में फ़र्क है। बेसिकली इसमें जो मेन फ़र्क है कांस्टेंट क्वालिफायर डिफाइंड डायरेक्टिव में, वो ये फ़र्क है कि जो डिफाइंड डायरेक्टिव होता है उसके अंदर आप डाटा टाइप जो है वो स्पेसिफाई नहीं करते, जबकि आप कांस्टेंट क्वालिफायर के अंदर आपने उसकी डाटा टाइप भी साथ बतानी होती है। डिफाइंड डायरेक्टिव जो है ना हमेशा जो वो हैश सिंबल से स्टार्ट होगा, और ये हमेशा कभी भी इसके एंड पे सेमीकोलन यूज़ नहीं होगा, जैसे कि आप डिफाइंड डायरेक्टिव्स के अंदर आप करते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है, हैश डिफाइन स्पेस आइडेंटिफायर और आगे वैल्यू। तो इसका ये सिंटैक्स है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हैश साइन आएगा, ये हमेशा हैश से साइन से स्टार्ट होता है। और आगे क्या आएगा, आगे आपका जो लफ्ज़ है वो डिफाइन आएगा, कीवर्ड है डिफाइन आएगा, और आगे स्पेस है, और आगे यहाँ पे आइडेंटिफायर। ये आप कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी आप अपनी आसानी के लिए सहूलत की कोई भी आइडेंटिफायर नेम रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम रखा है जी पाई, PI पाई,
ये नाम रख दिया, आगे वैल्यू है, यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी है। तो ये फिर मैंने ये एक डिफाइंड डायरेक्टिव बना दिया है, ये पाई जिसका नाम पाई है, और उसके अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर करोगी है 3.141593, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वैल्यू उसकी यही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब ये देखिए इसमें मैंने जो है ना वो डाटा, इसमें जो वो डाटा टाइप डिफाइन नहीं की, इसमें मैंने क्या किया, जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके अंदर जो है वो मैंने उसके अंदर जो वो मैंने जो वैल्यू है वो स्टोर करवा दी। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान जो ये वैल्यू स्टैटिक रहेगी, चेंज होगी, सेम एज इट इज़ रहेगी। तो ये तो था जी डिफाइंड डायरेक्टिव। ये हमारा तीसरा टॉपिक भी कवर हुआ है। बात करते हैं जी प्रोग्रामिंग स्टाइल की। आज के लेक्चर का जो आखिरी टॉपिक है वो है जी प्रोग्रामिंग स्टाइल। प्रोग्रामिंग स्टाइल ऐसा स्टाइल होता है जिसमें जिसको आप फॉलो करते हो, अपनी प्रोग्रामिंग को वो करते हैं और अपना प्रोग्राम जो वो इजीली उसको इजी बना सकते हैं, और उसकी प्रैक्टिस बार बार करके आप अपने प्रोग्राम पे ग्रिप हासिल कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग स्टाइल बेसिकली ऐसा स्टाइल होता है जिसको जो प्रोग्रामर्स जो है वो फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, जिसको अडॉप्ट करके और फॉलो करते हुए अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये आप अपनी मर्ज़ी, हर एक का अपना अपना प्रोग्रामिंग स्टाइल होता है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड रूल्स ऐसे हैं जिसको तमाम प्रोग्रामर्स जो वो फॉलो करते हैं, जिससे वो क्या होता है, आपकी जो प्रोग्रामिंग पे ग्रिप वो भी बेहतर हो जाती है, और आप जो है ना वो एक अच्छा प्रोग्रामर, इन रूल्स को फॉलो करते आप अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो ये रूल्स कौन से हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हो प्रोग्रामिंग स्टाइल को बेहतर बना सकते हैं, वो रूल वन बाई वन करके मैं जो है ना वो बेसिक रूल्स बयान कर देता हूँ। इसके अलावा बेशुमार रूल्स हैं जो आप जो कि आपकी प्रोग्रामिंग स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए यूज़ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिक जो वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग स्टाइल में सबसे पहले आपने आपका जो रूल होना चाहिए, हमेशा जो आप प्रोग्राम है उसको आपने कमेंट से स्टार्ट करना है, और ये कमेंट आपका जो प्रोग्राम का पर्पज़ है उसको डिस्क्राइब करें। यानी कि ये प्रोग्राम का मकसद, जो भी आप प्रोग्राम बनाना चाह रहे हो, सबसे पहले उसको आपने क्या करना है, उस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले सबसे ऊपर अपने कमेंट लिखना है, और कमेंट लिख के आपने उस प्रोग्राम का पर्पज़ बता देना है कि आप इस प्रोग्राम को किस मकसद के लिए बना रहे हो। इसी तरह जो सेकंड रूल है आपको गुड प्रोग्रामिंग के लिए, वो ये होना चाहिए कि हमेशा जब भी आप ब्रेसेस के अंदर आप कोई भी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो बॉडी है उसको आप इंडेंट दें। यानी कि इंडेंट से मुराद ये होता है कि जब भी कोई नई लाइन स्टार्ट हो तो उसके अंदर ही यहाँ पे फर्स्ट लाइन में स्पेस होनी चाहिए। तो इस तरह आप इंडेंट करेंगे तो ये क्या होगा, आपकी प्रोग्राम की फंक्शंस बॉडी को वो जो है वो बेहतर बना देगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो स्टैंड आउट हो जाएगा, स्टैंड आउट से मुराद वो नुमाया हो जाएगा, और ये जो प्रोग्राम है वो आपके लिए या कोई भी उसको पढ़ने के लिए, जो प्रोग्रामर हो या आपकी पढ़ने के लिए, आसानी के लिए आपका प्रोग्राम जो वो देखने में अच्छा नज़र आएगा और इजीली आप उसको और रीड कर सकते हैं। तो लिहाजा इंडेंट्स का इस्तेमाल करें, और हमेशा जो वो अपने प्रोग्राम में के अंदर इंडेंट का इस्तेमाल इस तरह करें कि उस इंडेंट का जो वो साइज़ है वो हर उसमें रो में जहाँ पे भी आपने इंडेंट यूज़ किया है तो उसके अंदर कन्वेंशनली हो, यानी कि आप उसको यूनिफॉर्मली अप्लाई करें, यूनिफॉर्मली यकसानियत के साथ अप्लाई करें। ये ना हो कि एक जगह पे आपने जो ना वो इंडेंट ज़्यादा दे दिया और एक जगह पे इंडेंट कम दे दिया। तो अक्सर औक़ात इस मकसद के लिए आप टैब भी यूज़ कर सकते हैं जो कि इंडेंट्स को क्रिएट करता है। तो टैब्स एक ऐसा बटन होता है जो कि एक से ज़्यादा या मल्टीपल जो स्पेसेस होती हैं उसको वो मल्टीपल स्पेसेस के लिए यूज़ होता है। तो अब ये हो सकता है कि अक्सर औक़ात ये जो टैब है ये आपके लिए इतना हेल्पफुल नहीं भी होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये होता है कि कहीं जगह पे ये जो टैब वो ज़्यादा स्पेसेस दे देता है और कहीं पे स्पेसेस कम दे देता है, तो वो आपका वो जो है ना वो यूनिफॉर्मली वाला चक्कर है वो ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा इसके लिए फिर आप क्या करें, आप स्पेसेस को यूज़ कर लें, आप 3 स्पेसेस यूज़ कर लें न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए, या 4 स्पेसेस। तो उससे ये होगा कि वो आपका जो प्रोग्राम है वो यूनिफॉर्मली जो है ना उसके अंदर एडेंट आ जाएगा, तो वो यूनिफॉर्मली जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह जो आगे नेक्स्ट रूल है वो ये चीज़ होनी चाहिए कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के आइडेंटिफायर्स यूज़ करते हैं।
तो हमेशा ये जो आइडेंटिफायर्स अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करें तो ये मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स होने चाहिए, जो कि आपके प्रोग्राम को सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग बनाए, यानी कि खुद ही बयान करने वाले बनाएं। जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में एक एग्जांपल देखी पाई वाली, तो पी आई लिखा है तो वो एक आपने नाम लिख दिया पी आई, तो वो पी आई से आपके जहन में फ़ौरन मैथमेटिकल की वो एक असलाह चली जाती है पाई, तो उससे आप जो है ना वो इजीली उसको डिफ़ाइन कर पाते हैं। तो इस तरह लिहाज से आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो ऐसे मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि खुद ही जो है ना वो खुद ही सेल्फ बयानियाँ हो, जो खुद ही अपने बारे में खुद ही बता रहे हों। तो ये ना हो कि आप ऐसे आइडेंटिफायर यूज़ करें जो कि आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जिससे जो है ना वो वैल्यूज़ कुछ हो और आप उसकी जो है वो वेरिएबल्स नेम्स ये उसके लिए जो आप नेम्स आइडेंटिफायर यूज़ कर रहे हो कुछ और हो। इसी तरह हमेशा जो वो आपने फंक्शंस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं या आपके प्रोग्राम के अंदर स्वाइप जो प्रीप्रोसेस्ड डायरेक्टिव्स के बाकी सब के एंड पे या मेन फंक्शन के अलावा बाकी तमाम स्टेटमेंट्स के एंड पे आप सेमी कोलन जो वो लाजमी तौर पे यूज़ करें। तो ये गुड प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब भी आप स्टेटमेंट एंड करें तो आप उसके एंड पे सेमी कोलन लाजमी यूज़ करें। हमेशा जो है ना वो आइडेंटिफायर्स के नाम यूज़ करने में अब्रीविएशंस से अवॉइड करें। तो ये जो है ना वो इम्प्रूव आपकी जो रीडेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करती है। तो जब भी आप एब्रीविएशंस से अवॉइड करेंगे तो ये इससे क्या होगी, आपके जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और हमेशा कभी भी जो आप आइडेंटिफायर नेम है वो ऐसे आइडेंटिफायर्स ना इस्तेमाल करें जो कि अंडरस्कोर या डबल अंडरस्कोर से यूज़ होते हो। वो इसकी वजह ये है कि C++ कंपाइलर्स जो है इस तरह के बेशुमार नेम्स अपने ख़ास मकसद के लिए भी इस तरह के इंटरनली तौर पे यूज़ करता है। तो इससे ये होगा कि वो फिर आइडेंटिफायर नेम और कंपाइलर्स के जो नेम्स हैं वो उसमें डिफरेंस नहीं रहेगा। तो फिर ये क्या होगा, इस लिहाज से जो है ना वो आप कंफ्यूज हो जाएगी या कंपाइलर्स जो वो उससे परेशानी बन सकती है। तो लिहाजा हमेशा जो है ना वो अंडरस्कोर या डबल अंडरस्कोर से नाम आइडेंटिफायर्स नेम से यूज़ ना करें। अलाउ तो है लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसके बाद हमेशा जब भी आप डिक्लेरेशन करें, जब भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करें या जब भी आप कोई डिक्लेरेशन स्टेटमेंट यूज़ करें, तो और इसके अलावा जो आपकी जो वो एडजस्टेंट जो भी उससे मुल्का एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं उनके दरमियान आप ब्लैंक लाइन गैस भी यूज़ करें। इससे ये होगा कि डिक्लेरेशन और आपके जो प्रोग्राम है उसके दरमियान जो है ना वो जो है ना फ़र्क नाज़िर नज़र आएगा, जिससे आप क्या होगा आपके प्रोग्राम को रीड करने में आसानी होगी, वो आपको ज़्यादा जज्बे नज़र आएगा और ज़्यादा जो है ना वो ईज़िली रीडेबल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि हमेशा जब भी आप बाइनरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं, बाइनरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है जो कि 2 पैरेंट्स पे मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर 2 साइड्स होती हैं, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड से। तो इसमें बाइनरी ऑपरेटर जब भी आप बाइनरी ऑपरेटर यूज़ करें तो उसकी दोनों साइडों पे एक जो है ना वो आपने स्पेस लाजमी देनी है, उसके अंदर एक स्पेस का खला छोड़ना है। तो ये इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा जो आपका जो ऑपरेटर है वो नुमाया नज़र आएगा और डिफरेंट वो अलग नज़र आएगा। इससे जो आपको प्रोग्राम है वो रीडेबल हो जाएगा। इसी तरह अगर आप लेंथी स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर तो उसको आप एक ही लाइन के अंदर या कोशिश करेंगे इकट्ठा लिखने की कोशिश ना करें, बल्कि उसको आप सेवरल लाइन्स बहुत सारी लाइन्स के अंदर आप उसको डिफरेंट तौर पे इस अंदाज से लिखें कि वो रीडेबल आसानी से हो जाए, रीड करना उसको आसान हो जाए। इससे आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ तक का था हमारा आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने जो शॉर्ट चीज़ें जो वो कवर की हैं, सबसे पहले हमने स्कोप ऑफ वेरिएबल्स देखा कि C++ के अंदर जो है वो वेरिएबल्स का स्कोप क्या है। उसके बाद फिर हमने कॉन्स्टेंट्स देखी हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स हैं इसकी, और वन बाई वन करके हमने तमाम जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसको डिफ़ाइन भी किया है। उसके बाद उसकी हमने एग्जांपल्स भी देखे और सिंटैक्स भी देखा है।
तीसरे नंबर पे हमने बात की थी कमेंट्स की, कि कमेंट्स क्या होते हैं और उसकी जो सी प्लस प्लस के अंदर आप कमेंट्स को किन दो तरीक़ों से आप लिख सकती हैं। चौथा जो हमारा टॉपिक था वो था प्रोग्रामिंग स्टाइल का। प्रोग्रामिंग स्टाइल क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग स्टाइल्स में हमने कुछ थोड़े से बेसिक गुड प्रोग्रामिंग के कुछ रूल्स देखे हैं जो कि आपकी अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए हेल्पफुल हैं, और ये जो है ना वो आप इससे अच्छा प्रोग्रामर बन सकती हैं, जो कि आपकी प्रोग्राम को भी ज़्यादा ईज़ी बना सकते हैं और ईज़ी बनाते हैं और आपके प्रोग्रामिंग में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो आज तक के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।